नमस्कार दोस्तों, जानो और सीखो के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे एनबीएफसीज और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हम देखेंगे कि इस सेक्टर का अभी कैसा आउटलुक है, ये सेक्टर आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म कर सकता है। हम देखेंगे कि पिछले साल से अब तक क्या चेंज हुआ है, डीमोनेटाइजेशन का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, कैसी रिकवरी होगी। और इस सेक्टर से हम कुछ टॉप पिक्स भी लेंगे जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और ये सारे जो बातें मैं बता रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कुछ भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपना ड्यू डिलीजेंस और ड्यू रिसर्च कर लें और उसके बाद ही अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। इसके पहले अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए। अगर आप इसको मोबाइल पे देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसे ही सारे वीडियोस मिलते रहे। हम कई स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम कई सेक्टर्स को आगे देखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एनबीएफसी और एमएफआईज होते क्या है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसी क्या होते हैं, दोनों में अंतर क्या होता है। तो जैसा कि आरबीआई की डेफिनेशन है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज़ अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 ऑफ इंडिया, engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, stocks, bonds, hire, purchase, insurance business or chit business, but does not include any institution whose principal business includes agriculture, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन दिया है आरबीआई ने, पर चलिए इसको समझते हैं। तो एनबीएफसीज एक तरह के होते हैं, फिनेंस कंपनीज होते हैं जो कुछ फंक्शंस होते हैं जो बैंक के, उसके अलावा वो सारे फंक्शंस एक्सिक्यूट कर सकते हैं। वो बैंक की तरह चेक्स नहीं इशू कर सकते, वो एडवांस डिपॉजिट्स नहीं कर सकते, वो कैश सेटलमेंट्स नहीं कर सकते। उसके अलावा वो प्राइमरी उनका बिजनेस कैटेगरी के वाइज जिस भी कैटेगरी में एनबीएफसी होते हैं, जैसे कि वो लोन दे सकते हैं, वो एनबीएफसीज का ही एक पार्ट होता है माइक्रो फाइनेंस, मतलब कि वही माइक्रो फाइनेंस धीरे धीरे एक्सपैंड करके अलग अलग हॉरिजॉन में जाके एनबीएफसी बन जाती है। तो डिफरेंट एमएसएमई को, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज को लोन्स दे सकते हैं। वो उनको कुछ एनबीएफसीज होती हैं जो एसेट्स खरीदने की हेल्प करती हैं छोटे कंपनीज़ को, तो इंश्योरेंस बिजनेस में कुछ हेल्प करती हैं। तो ये एनबीएफसी और ही होता है, यानी वो बैंक से थोड़ा कम होते हैं और माइक्रो फाइनेंस से थोड़ा ज़्यादा उनकी फंक्शनैलिटी होती है। अब इंडिया में जैसे आप एग्जांपल लीजिए, बजाज फाइनेंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, भारत फाइनेंशियल तो एनबीएफसी भी है और सबसे बड़ा एमएफआई भी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, महिंद्रा फाइनेंशियल, और ये सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे कैनफिन होम्स है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, डीएचएफएल है, ये सब भी एनबीएफसी कैटेगरी में ही आती हैं। अब जानते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं लो इनकम पॉपुलेशंस को। प्राइमरली मतलब उनका जो मेन काम होता है वो बहुत ही जो स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं या इंडिविजुअल बिजनेसमैन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको वो लोन्स या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल आप देखेंगे कि उज्जीवन फाइनेंशियल, सैटर्न क्रेडिट केयर, कैपिटल ट्रस्ट, जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब इंडिया में कुछ ऐसे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये तो हो गया एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब हम देखते हैं कि क्यों हम इस सेक्टर को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो इस सेक्टर को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ने, एनबीएफसीज ने बहुत ही गजब की ग्रोथ दिखाई थी। मतलब जो एमएफआई इंडस्ट्री है, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, वो तो मोर देन 60% एक्सपैंड होके 54,000 करोड़ का ऑलमोस्ट उसने वो इंडस्ट्री हो गई थी। इतना तेज़ी से ग्रो की, और जो उसमें से 80% लोन बुक है वो टॉप 10 एमएफआईज के पास है, जिसमें से काफ़ी लिस्टेड कंपनीज हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें से काफ़ी कंपनियां जो टॉप 10 एमएफआईज हैं वो लिस्टेड हैं। और अभी क्या है कि 94% जो एमएफआई का सारा लोन जो देते हैं वो बेसिकली वो छोटे इनकम के लोगों को देते हैं जो ऑलरेडी इनकम जनरेट कर रहे हैं। उन्होंने एक्सपैंड करने के लिए, थोड़ा बड़ा करने के लिए अपने बिजनेस को, शॉर्ट टर्म क्रेडिट की ज़रूरत होती है, और वो प्राइमरली एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के लोग होते हैं। तो प्री डिमोनेटाइजेशन में तो बहुत ही तगड़ा ग्रोथ हुआ था इसका, लेकिन जब डिमोनेटाइजेशन आया तब एक बहुत ही तगड़ा झटका लगा था इस इंडस्ट्री को। मतलब इतना ज़्यादा सारे शेयर्स में फॉल आया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अभी क्या हुआ डीमोनेटाइजेशन के बाद, सिंस मैंने बोला कि एमएफआईज जो सारे लोन्स और जो भी देते हैं असिस्टेंस, वो लोअर इनकम ग्रुप्स को देते हैं,
तो डीमोनेटाइजेशन से जब पैसे की कमी आ गई तो सारे EMI पेमेंट्स लेट होने लगे, लोगों के पास पैसा नहीं था। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस थे उनके बिजनेस कम हो गए, लोग नहीं कुछ खरीद रहे थे, तो उसकी वजह से वो अपने EMI पेमेंट नहीं दे पा रहे थे। और नवंबर में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके जस्ट अगले मंथ ही जो EMI के कलेक्शन थे वो अप टू 68% गिर गए थे, मतलब कि 68% पे कलेक्शंस थे, मतलब 32% के अराउंड फॉल आई थी इसमें। तो ये पोस्ट डीमोनेटाइजेशन एक सडन जो आया था फॉल आया था कलेक्शंस में, वो हुआ था। उसके बाद से आप अगर देखेंगे कि धीरे धीरे वो जैसे जैसे डीमोनेटाइजेशन ईज़ हुआ वो सिचुएशन सुधरी है। नवंबर में तो जो नेक्स्ट जनवरी में उन्होंने रिज़ल्ट शो किया सारे कंपनीज़ ने, उसमें तो उन्होंने थोड़ा इम्पैक्ट दिखाया। लेकिन अब इधर हम समझना पड़ेगा कि एक RBI का रूल जो अभी रिसेंटली आया है जिसकी वजह से इन MFIs को, NBFC को और बैंक्स को बहुत ही जो इम्पैक्ट करता है वो ये रूल है कि 3 महीने में अगर आपका कोई EMI नहीं आ रहा है या कोई भी कस्टमर आपके पेमेंट्स पे डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको आपको बैड लोन कंसिडर करना पड़ेगा। तो नवंबर डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो जनवरी में रिजल्ट आया तब तक तो उन्होंने नहीं कंसिडर किया क्योंकि अभी 1-2 महीने हुआ था और वो RBI में नहीं आ रहे थे और एक्चुअली वेट कर रहे थे सारी कंपनीज़ की धीरे धीरे उनका बढ़ जाएगा कलेक्शन। लेकिन जब Q4 रिजल्ट आया मार्च का तो यहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज़ ने हैवी लॉसेस दिखाए। भारत फाइनेंशियल फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 234 लॉस इन दिस क्वार्टर ऑन बैक ऑफ 330 करोड़ प्रोविजंस। सैटिन क्रेडिट केयर 42 करोड़ लॉस इन बैक ऑफ 40 करोड़ प्रोविजंस। तो इतना हैवी हुआ प्रोविजनिंग। अब समझते हैं कि प्रोविजनिंग क्या है। प्रोविजनिंग मतलब कि जो 3 कॉन्सिक्यूटिव EMIs नहीं आई हैं उसको हम बैड लोन मान लेंगे और वो जो अमाउंट है टोटल लोन का उसको हम प्रोविजन करेंगे। मतलब हम इसको एज्यूम कर देंगे कि ये बैड लोन है, अपने प्रॉफिट से उसको लोन को हम अपना कवर करेंगे और हम उसको अपने लॉस में दिखा देंगे फिनेंस बैलेंस शीट पे। तो ये होता है RBI का रूल। और ऐसा सारी कंपनी से क्या जिससे इनके PE जो रेशियो थे वो तुरंत भाग गए ऊपर और काफ़ी एक्सपेंसिव लगने लगे सडनली। इनका जो सारा बैलेंस शीट था उसका पूरा स्टेट तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। और ये केवल डीमोनेटाइजेशन ही नहीं और एक और रीज़न था जो फार्म लोन वेवर की बात चल रही थी यूपी में और काफ़ी स्टेट्स में है, तो उससे इन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा कि कुछ लोगों ने मतलब सोचा कि जब गवर्नमेंट स्मॉल लोन्स को वेव ऑफ करिए तो ये कंपनीज़ को भी करना चाहिए। तो इसकी वजह से और जो डीमोनेटाइजेशन फेज था उसमें उन्होंने बहुत ही कम लोन डिसबर्स किया। आप देखिए कि सैटिन क्रेडिट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का लोन देता है, 1500 करोड़ का। तो वो 1500 करोड़ से उसका लोन जो था वो ऑलमोस्ट फॉल हो गया था 400 करोड़ के अराउंड डिसबर्समेंट नवंबर दिसंबर के मंथ में। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये Q4 इन कंपनीज़ का बहुत ख़राब हो गया। लेकिन चलिए देखते हैं, अब Q4 तो हो गया, रिजल्ट आ गया, अब क्या होगा आगे। तो क्या इनकी ग्रोथ वापस ट्रैक पे आएगी? तो अगर आप देखिए कि भले ही इनका जो इस बार का रिजल्ट ख़राब आया है, बैलेंस शीट में लॉस दिखा रहे हैं, मेन की यहाँ पे कि इनका बिजनेस कैसा है। इनका बिजनेस होता है कि ये लोन देते हैं, लोगों को लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। इन्होंने डीमोनेटाइजेशन के बाद से अपना जो लोन कंट्रीब्यूट किया था अगले 2 महीने तक वो ऑलमोस्ट लेस देन हाफ कर दिया था, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में बहुत इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन लोन डिसबर्समेंट्स जैसा कि सारे कंपनीज अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में दिखा रही हैं वो बैक टू नॉर्मल हो गई। इनफैक्ट ऑलमोस्ट प्री डीमोनेटाइजेशन लेवल्स कई कंपनीज की तो रीच कर चुकी हैं लोन डिसबर्समेंट। ऑल्सो इसके एडिशन में जो कलेक्शन एफिशिएंसी है जो आपने बताया था 68% गिर गई थी, वो अभी बढ़ के मोस्ट ऑफ द केसेस में 96% तो क्रॉस कर ही गई है और वो धीरे धीरे बैक टू 99% स्लोली क्रॉस करने की उम्मीद है। कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव कर गई है, बैक टू नॉर्मल हो गई है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने जो प्रोविजंस किए हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो पैसे वापस नहीं है। कुछ लोगों ने लोन EMI नहीं दिया, उसको उन्होंने लॉस मान लिया, बट वो इवेंचुअली मोर देन 60% उसमें से आने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो लोग हो सकता है 4 महीने बाद दें, 5 महीने बाद दें, बट वो अपना स्टार्ट कर दें अपना EMI देना। तो ये जो उन्होंने ऑलरेडी अपने को लॉस मान लिया वो रिकवर हो जाएगा, उनके प्रॉफिट्स में फिर से रिफ्लेक्ट करेगा। और जैसा कि हाई पेनिट्रेशन है इन कंपनीज़ का माइक्रो फाइनेंस का रूरल सेगमेंट में, तो हम इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट पुश जो कर रही है मेक इन इंडिया में, तो उसमें रूरल इंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से इन कंपनीज़ को पार्ट में रहना ही पड़ेगा और जो ग्रोथ है इनका वो मेनटेन रहेगा अगर इंडिया को ग्रो करना है। तो अभी
इस सारे करेक्शन के बाद जो भी आया, तो जो स्टॉक्स मतलब कि काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अभी अवेलेबल हो गए हैं, वो एक भारत फाइनेंशियल है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जीवन जो एफएनओ में भी लिस्टेड है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है सैटिन क्रेडिट केयर जो इंडिया की टॉप 5 MFIs में आती है 5th नंबर पे, और एक बहुत छोटी कंपनी है कैपिटल ट्रस्ट। तो ये कंपनीज़ मैंने उसके साइज़ के हिसाब से आपको बताया। भारत फाइनेंशियल इज़ वेरी लार्ज, जीवन थोड़ा उससे छोटे में है, सैटिन और छोटे में, और कैपिटल ट्रस्ट इज़ वेरी स्मॉल कंपनी। तो ये है कि ये सारे स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव अभी हो गए हैं। ये क्या राइट टाइम है? एज़ पर मी एक बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जिस हिसाब से 30-35% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है MFI सेगमेंट में, और इन कंपनीज़ का CAGR देखें लास्ट 4 साल का ग्रोथ तो मोर देन 50% कई कंपनीज़ का है। सैटिन क्रेडिट केयर का तो 90% CAGR है 5 ईयर्स का। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक्स हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं यहाँ से आने वाले 1 साल में 2 साल में, सिंस लोन डिसबर्समेंट्स ऑलरेडी बैक टू नॉर्मल हो चुके हैं, तो इनका जो ग्रोथ FY16 में कंटिन्यू था उससे या उससे थोड़ा कम ग्रोथ फिर से कंटिन्यू का चांस है। दोस्तों ये तो हमने जाना पूरे सेक्टर का ओवरव्यू और इसमें से क्या स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं अभी करंट वैल्यूएशंस पे। चलिए हम खुद इसमें से कुछ स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। तो ये जो वीडियो, इसका जो मैं पार्ट 2 वीडियो डालूंगा, इसको हम स्टडी करेंगे जीवन फाइनेंशियल को और सैटिन क्रेडिट केयर को, और हम देखेंगे कि किस तरह का ग्रोथ उन कंपनीज़ ने डिलीवर किया है पिछले कुछ सालों में, और क्या वो करंट टाइम पे वो फ्यूचर में मल्टी बैगर हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो को। आप नेक्स्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो के एंड में या चैनल में जाके आप उस वीडियो को उठा सकते हैं, जिसमें हम इस सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स के बारे में जो मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकते हैं आपको, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।